कल घूम फिर लेते यार। कल सरकार को डाल देंगे।
और अभी जो रंग कहीं धीरे Assalamu alaikum BDS second year. If you can hear me, just let me know in the chat box. We are going to start your lecture at 10 o'clock now. If you can hear me, please let me know. Okay. So today we are going to start our new section of dental cements. Dental cements are also included in direct restorative materials as I mentioned yesterday. हमारे पास 3 तरह के डायरेक्ट रेस्टोरेटिव मटेरियल्स हैं और डायरेक्ट रेस्टोरेटिव मटेरियल्स वो मटेरियल्स हैं जो एक्चुअली पेशेंट के मुंह में डायरेक्टली फिलिंग या रेस्टोरेशन के लिए लगाए जाते हैं. इट्स अ यूजुअल फिलिंग फॉर विच यू गो टू योर डेंटिस्ट इन द क्लिनिक. आप कहते हैं कि जी मुझे कैविटी है और आई नीड अ रेस्टोरेशन. उसके लिए जितने मटेरियल्स लगाए जाते हैं दे आर ऑल कॉल्ड डायरेक्ट रेस्टोरेटिव मटेरियल्स. फॉर देम including those direct restorative materials, we can actually enlist amalgam, dental composites, ये दोनों आप पढ़ चुके. And the third category is of dental cements. ठीक है जी. Cement is a substance जो एक semi solid viscous state में होता है and it is actually applied between two surfaces. It actually makes a joint, ठीक है, and then it hardens through a chemical reaction and it actually joins those two surfaces. सीमेंट का वो काम है जो नॉर्मली सीमेंट का होता है कि आप दो ईंटों के दरमियान सीमेंट लगा के उनको एक्चुअली जॉइन करते हैं. इसी तरह आपने दांत पे कैविटी के लिए कोई रेस्टोरेशन देनी है या किसी क्राउन को या ब्रिज को दांत पे सीमेंट या अटैच करना है तो उसके लिए भी आप सीमेंट यूज़ करेंगे. Dental cements are used as bases, liners, filling materials जिसकी मैं अभी बात कर रही हूँ और adhesives to bind devices to the devices and prostheses to the tooth structure. कल जो मैंने आपको 5 चीज़ें असाइनमेंट के लिए कही थी वो एक्चुअली प्रोस्थेसिस हैं. क्राउन, ब्रिज, इम्प्लांट, इनले एंड ऑनले. और प्रोस्थेसिस वो चीज़ होती है जो मिसिंग स्ट्रक्चर को रिप्लेस कर रही होती है. या तो पूरे का पूरा दांत मिसिंग है या दांत का कुछ पार्ट मिसिंग है, उसके लिए वी नीड प्रोस्थेसिस. ठीक है. जो कल मैंने आपको प्रोस्थेसिस कहा है वो तकरीबन सारे फिक्स्ड प्रोस्थेसिस हैं. ठीक है. और जो डेंचर होता है
जो उतरने चढ़ने वाली प्लेट लगती है पेशेंट को, जिस पे दांत लगे हुए होते हैं, दैट इज रिमूवेबल प्रोस्थेसिस। फिक्स प्रोस्थेसिस को दांत के साथ बाइंड करने के लिए, जॉइन करने के लिए वी नीड सीमेंट्स। डेंटल सीमेंट्स के लिए जो टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, दे इंक्लूड बेस, लाइनर एंड वार्निशेस। Base is a material that provides thermal insulation, and it also has a therapeutic effect. It may act as a medicament. ठीक है, थेरापेटिक इफेक्ट ये है कि बेस में कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी या एंटीबायोटिक सब्सटेंसेस भी होते हैं एट टाइम्स, और ये कैविटी की बेस पे लगाया जाता है। जो पेशेंट को केरीज होती है, डीप कैविटी है, वो डॉक्टर के पास जाता है, तो पता है कि वो पल्प डेंटिन कॉम्प्लेक्स में आ जाती है, और डेंटिन चूँकि पल्प से कनेक्टेड है तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो केरीज फर्दर पल्प तक भी चली जाएगी। अब जो फिलिंग मटेरियल ऊपर लगाया जाता है डीप कैविटीज़ में, या वो या तो कॉम्पोजिट्स होता है या वो अमेलगम होता है। द अमेलगम इज़ एक्चुअली अ मेटल एंड इट मे कॉज थर्मल कंडक्टिविटी। ये हो सकता है कि पेशेंट को मेटल लगा हुआ हो, तो ही और मे फील और एक्सपीरियंस सेंसिटिविटी जब वो कोई गर्म या ठंडी चीज़ खाए। उसके लिए आप ये समझ लें कि बेस ऑफ द कैविटी पे आपको प्रोटेक्टिव लाइनिंग चाहिए होती है, विच इज़ कॉल्ड बेस, जो कि इंसुलेशन देती है। ठीक है जी, बेस पे हम यूजुअली जो लेयर्स अप्लाई करते हैं वो 0.75 मिलीमीटर्स की होती है अंडर द रेस्पिरेशन। इट्स एन एमसीक्यू क्वेश्चन कि बेस अंडर द रेस्पिरेशन लगती है या ओवर द रेस्पिरेशन लगती है। बेस ना सिर्फ ये कि ओवरलाइंग फिलिंग के आयन से, मेटालिक आयन से आपकी कैविटी को और आपके पल्प को बचाती है, बट इट एक्चुअली resist masticatory stresses which are induced on the restoration. बेसिस हम ज़्यादातर लगाते हैं जिंक फॉस्फेट की और ग्लास आयनोमर सीमेंट। रेयरली वी यूज जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट्स। रीजन इज स्ट्रेंथ। एज फार एज कैविटी लाइनर्स आर कंसर्न, हम बात इस वक्त कर रहे हैं कि सीमेंट्स में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं। तो फॉर सीमेंट्स वी हैव कैविटी लाइनर्स, वी हैव बेसिस। बेसिस की हम बात कर चुके हैं, अब हम कैविटी लाइनर की बात कर रहे हैं। कैविटी लाइनर्स भी बेस ऑफ द कैविटी पे लगते हैं, बट दे आर अप्लाइड इन थिन लेयर एंड दे आर लेस स्ट्रॉन्ग देन द बेसिस। ठीक है, इन्हें कभी कभी पल्प कैपिंग एजेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली आपके पल्प को कवर करते हैं और पल्प को आपकी रेस्टोरेशन के हैजर्डस इफेक्ट से बचाते हैं। लाइनर्स के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टर्म है दैट इज वार्निश। वार्निशेस भी अमूमन मेटालिक रेस्टोरेशन की बेस पे लगती हैं, पहले बहुत कॉमनली लगाई जाती थी। इनका काम ये होता था कि ये भी थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करती थी और एमालगम के क्रोजन प्रोडक्ट को बेस ऑफ द कैविटी से पल्प तक जाने को रोकती थी। ठीक है, so they actually provide thermal insulation and they prevent penetration of corrosion products from amalgam. You all know that amalgam produce corrosion products. ठीक है, cavity varnish is not indicated under GIC and resin composites because it may hinder their setting reaction. सेटिंग रिएक्शन हिंडर करने का मतलब ये कि अगर कैविटी वार्निश बेस पे लगी हुई है और हमने ऊपर ग्लास आयनोमर सीमेंट या कॉम्पोजिट लगा दिया है, तो वो ग्लास आयनोमर सीमेंट या कॉम्पोजिट हार्ड नहीं होगा, बिकॉज द वार्निश इज एक्चुअली इनहिबिटिंग द सेटिंग रिएक्शन। एक और टर्म जो डेंटल सीमेंट्स के लिए यूज होती है वो है इंटरम रेस्टोरेशन या इंटरमीडिएट रेस्टोरेशन, ये जिसको हम कहते हैं जी टेम्पररी रेस्टोरेशन। टेम्पररी रेस्टोरेशन वो फिलिंग्स के दरमियान लगाई जाती है। जैसे आपने पेशेंट का क्राउन लगाना है, पेशेंट आपके पास आया, आपने उसकी कैविटी साफ की, उसके ऊपर फिलिंग की, फिलिंग करके आपने उसका नाप लिया, इम्प्रेशन लिया और इम्प्रेशन आपने लैब में भेज दिया। अब वो दांत ओपन है तो आप उसके ऊपर एक इंटरमीडिएट फिलिंग, एक टेम्पररी फिलिंग मटेरियल लगा देंगे, दैट इज कॉल्ड इंटरम रेस्टोरेशन। वो भी सीमेंट्स की बनती है। जब 10 दिन के बाद या 8 दिन के बाद आपके पास क्राउन बन के आएगा, वो इंटरम रेस्टोरेशन आप हटा लेंगे पेशेंट के मुंह से और परमानेंट लगा देंगे, क्योंकि लैब में परमानेंट को बनने में 2 से 4 दिन ज़रूर लग जाते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि बेसिस एज एडहेसिव्स इस्तेमाल होती है। अब आपने ये बात याद रखी, हमने कल एडहेजन का चैप्टर पढ़ा है। एडहेसिव्स में आपके डेंटिन बॉन्डिंग एजेंट्स भी आते हैं और आपके सीमेंट्स के ल्यूटिंग एजेंट्स भी आते हैं। ल्यूटिंग एजेंट्स आर दोज एजेंट्स विच आर यूज्ड टू
cement the prosthesis or devices with your tooth structure. ठीक है, क्राउन्स बने हुए मेटल के, मेटल सिरेमिक के, ऑर्थोडोंटिक कोई अप्लायंस है, इन सब चीज़ों को दांत के साथ अटैच करने के लिए वी नीड ल्यूटिंग एजेंट। ठीक है, दे हैव लो विस्कोसिटी, ठीक है, एंड दे हैव फिल्म थिकनेस ऑफ अबाउट 25 माइक्रोमीटर। फिल्म थिकनेस का मतलब ये होता है कि पहली दफ़ा जो आप उसको स्पैचुला से पेशेंट के मुंह में दांत पे लगाते हैं तो पहली लेयर कितनी थिक बन सकती है। वो जो मिनिमल भी है वो 25 माइक्रोमीटर की होती है। जो सीमेंट्स बहुत थिक मिक्स होते हैं उनकी फिल्म थिकनेस ज़्यादा होती है। सीमेंट की फिल्म थिकनेस रीजनेबल होनी चाहिए। द रेंज इज़ 25 माइक्रोमीटर टू 40 माइक्रोमीटर्स। डेंटल सीमेंट्स हम यूज़ करते हैं बेसिस के लिए, वॉर्निशेस के लिए, लाइनर्स के लिए, डायरेक्ट रेस्टोरेशन या फिलिंग्स के लिए। फिर एज लूटिंग एजेंट्स के हम क्राउन, ब्रिज, वेनियर्स और इम्प्लांट्स को दांत के साथ अटैच करते हैं। फिर हम इन्हें एज एंडोडोंटिक सीलर्स यूज़ करते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो रहा है तो उसमें पल्प के अंदर डेंटल सीमेंट्स को डाला जाता है फिलिंग के साथ, क्योंकि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक इफेक्ट देते हैं। या फिर हम ऑर्थोडोंटिक ब्रैकेट्स को दांत के साथ सीमेंट करने के लिए, अटैच करने के लिए भी डेंटल सीमेंट्स को यूज़ करते हैं। तो बाकी याद रखिए कि सीमेंट के साथ जो टर्म्स अटैच्ड हैं दे इंक्लूड liner, they include bases, they include varnishes, they include interim restorations and they include luting agents. Luting means lute करना, attach करना, join करना। तो बेसिस फिलिंग्स के तौर पे भी इस्तेमाल हो रही हैं, वो ल्यूटिंग एजेंट्स के तौर पे भी इस्तेमाल हो रही हैं, और वो लाइनर्स और बेसिस और वार्निश के तौर पे भी इस्तेमाल। अच्छा, अब बेसिस में जो और इम्पोर्टेंट जो सीमेंट्स में और इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब आप ये देखिए कि कितनी सारी एप्लीकेशंस हैं। व्हेन दे हैव सो मेनी एप्लीकेशंस इट मींस वी हैव सो मेनी सीमेंट्स अराउंड। बहुत सारे डेंटल सीमेंट्स हैं, तकरीबन 7 से 8 के करीब। उनको डिफरेंट तरीक़ों से क्लासिफाई किया जाता है, उनको डिफरेंट तरीक़ों से कैटेगराइज किया जाता है, कॉम्पोजिशन की बेस पे भी और उनकी क्लिनिकल एप्लीकेशन की बेस पे। लाइनर्स, वार्निशेस और बेसिस का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है, जो प्राइम पर्पस है, वो पल्पल प्रोटेक्शन है। ये देखिए आपके पास पेशेंट है, उसका ये सारा एरिया केरी से इन्वॉल्व है। ठीक है, अब आप जो भी रेस्टोरेशन लगाएंगे वो डेफिनेटली पल्प के बहुत बहुत करीब आ जाएगा। अगर आप एमालगम लगा रहे हैं तो डेफिनेटली एमालगम बिल्कुल यहाँ तक आएगा। आप डायरेक्टली एमालगम लगा दें तो एमालगम की कोरोजन प्रोडक्ट्स और थर्मल कंडक्टिविटी का इफेक्ट जो है वो सीधा आपके पल्प तक जाएगा और पेशेंट को सेंसिटिविटी फील होगी। ठीक है, सपोज जैसे कैविटी है यहाँ तक चलेगी, इतनी डीप है, तो definitely it's close to pulp. So the tooth actually needs now chemical protection from the chemicals, corrosion products released from the amalgam. They need electrical protection and they need thermal protection because amalgam is a metal और ये conductor है, and they need mechanical protection. amalgam ऊपर है, amalgam को masticatory stresses पड़ेंगे, वो masticatory stresses जो हैं हो सकता है कि एमालगम का कोई फ्रेगमेंट टूट के उसके आइंस जो हैं वो पल्प तक जाना शुरू हो जाए। उन सब के लिए हमें एक प्रोटेक्टिव बैरियर चाहिए। जो फिलिंग्स 2 से 4 मिलीमीटर तक तकरीबन डीप होती हैं उनमें फिर ये लाइनर्स या बेसिस लगाए जाते हैं। एमालगम वगैरह के साथ अमूमन बेसिस लगाई जाती है और जो कॉम्पोजिट्स वगैरह हैं उनके साथ अमूमन लाइनर्स लगाए जाते हैं। ठीक है, एमालगम 4 मिलीमीटर डीप कैविटीज़ में यूज़ होता है। It has a very thick and core type of effect. डीप कैविटीज़ में यूज़ करते हैं, स्ट्रेंथ के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो बड़ा इंक्रीमेंट डालना पड़ता है एमालगम का, इसलिए नीचे बेस लगाते हैं क्योंकि बेस लाइनर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और बेस में मेडिकेमेंट्स भी होते हैं। लाइनर्स में मेडिकेमेंट्स नहीं होते, लाइनर्स एक्चुअली सिर्फ एक बैरियर प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही मैंने आपको जो सारी कहानी बताई है वो यही है कि ऊपर डेंटल एमालगम है और नीचे आप देखें कि ये यहाँ पे सारा आपका पल्प आ गया है। ठीक है, तो ये जो आपने लाइनर या बेस लगाई है इस केस, ये सब कुछ प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, इसमें मेडिकेशन भी है और इसमें प्रोटेक्शन भी है।
वी डू नॉट नीड टू रिपीट द फिजियोलॉजी ऑफ डेंटिन एंड पल्प, लेकिन हम सबको पता है कि देयर इज अ पल्प डेंटिन कॉम्प्लेक्स। डेंटिन की ट्यूब्यूल्स हैं जो एक्सटेंडेड हैं टूवर्ड्स पल्प, और इसलिए हमें जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस हैं वो डेंटिन और डेंटिनल ट्यूब्यूल्स के जो भी करीब होती हैं उनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज वी एक्चुअली वांट टू प्रोटेक्ट आवर पल्प। लाइनर्स एंड बेसिस दे आर प्लेस्ड बिटवीन डेंटिन एंड रेस्टोरेशन। ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही है कि लाइनर्स कैविटी की बेस पे हो रखती हैं, रेस्टोरेशन के ऊपर नहीं लगती। हो सकता है मैं आपसे बाइबल में पहला सवाल ये पूछ लूँ कि जो लाइनर्स जो हैं वो कैविटी के नीचे लगते हैं या कैविटी के ऊपर लगते हैं। इसका जवाब डेफिनेटली यही है कि दे आर प्लेस्ड एट द बेस ऑफ द कैविटी। केरीज है, आप केरीज रिमूव करेंगे पहले बेस ऑफ द कैविटी पे आप लाइनर या बेस लगाएंगे, बिकॉज यू नीड टू प्रोवाइड द पल्पल प्रोटेक्शन या यू नीड टू प्रोवाइड द पल्पल रिस्पॉन्स। फिर जिस किस्म का हम रेस्टोरेटिव मटीरियल इस्तेमाल कर रहे हैं उसके हिसाब से हम यूज़ करेंगे। अगर हम एक स्ट्रॉन्ग रेस्टोरेटिव मटीरियल यूज़ कर रहे हैं जो बहुत डीप कैविटी में यूज़ हो रहा है तो वी विल प्रोवाइड बेस। लेकिन अगर हम ग्लास आइनोमर सीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ फिलिंग मटेरियल जो सिर्फ 2 मिलीमीटर डीप है, तो नीचे अगर हम लाइनर भी लगा लें तो गुजारा हो जाएगा। Liners have low mechanical strength, they are applied in very thin layers and they cannot resist condensation forces. ये कंडेंसेशन फोर्सेस एक्चुअली एमालगम की हैं। अगर आप एमालगम के नीचे लाइनर लगा दो तो जब एमालगम को कंडेंसर से कंडेंस करेंगे पेशेंट के मुंह में, उस वक्त नीचे से लाइनर ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। दे प्रोवाइड ए बैरियर टू द डेंटिन, ठीक है जी, दे प्रोवाइड बैरियर टू द डेंटिन फ्रॉम रेजिडुअल रिएक्टेंट्स, वो रिएक्टेंट्स जो आपकी रेस्टोरेशन से आ रहे हैं आपके पल्प तक, ये उन्हें अवॉइड करता है, ठीक है जी। Liners are mostly used under metallic restorations, they are not well bonded to the tooth structure, ठीक है जी। लाइनर्स अमूमन हम यूज़ करते हैं मेटालिक रेस्टोरेशंस में, लेकिन ये इंसुलेटिंग नहीं होते और इनमें कोई थेरापेटिक इफेक्ट नहीं होता। सॉरी, इंसुलेटिंग हम मेटालिक रेस्टोरेशंस की बात करें कि दे आर यूजुअली अप्लाइड एट द बेस ऑफ मेटालिक रेस्टोरेशंस, वो मेटालिक रेस्टोरेशंस जो कि एक्चुअली इंसुलेटिंग नहीं होती, कंडक्टर्स होती हैं और दांत के साथ केमिकल बॉन्ड नहीं बना रही। तो फॉर डेट केस वी यूज़ लाइनर्स, क्योंकि लाइनर्स अमूमन ऐसे होते हैं जो दांत के साथ केमिकल बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये होता है कि नीचे से पूरा का पूरा पल्प जो है वो कवर्ड होता है। लाइनर मटेरियल्स में हमारे पास 2-3 तरह के सीमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, बट बिफोर दैट आई थिंक हम पहले सीमेंट्स के नाम देख लें, ठीक है। फिर हम रिपीट करेंगे कि सीमेंट्स जो हैं वो किस तरह से डिवाइड किए जाते हैं। वो बॉक्स फॉर्म में वो इसी सब की रेपिटेशन है, लेकिन अच्छा हो जाएगा अगर हम उसको इस तरह से देख लें। जस्ट टू वेक यू अप, हम बात करेंगे सबसे पहले टाइप्स ऑफ सीमेंट्स की। हमारे पास जिंक बेस्ड सीमेंट्स आते हैं और हमारे पास नॉन जिंक बेस्ड सीमेंट्स आते हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास रेजिन बेस्ड सीमेंट्स भी आते हैं। जिंक बेस्ड सीमेंट्स में हमारे पास जिंक फॉस्फेट, जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल और जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट है, ठीक है जी। नॉन जिंक बेस्ड सीमेंट्स में हमारे पास सिलिकेट सीमेंट्स और ग्लास आयनोमर सीमेंट्स हैं और रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आयनोमर सीमेंट्स हैं। फिर हमारे पास मिसलेनियस सीमेंट्स आ जाते हैं जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स हैं, कैविटी वार्निशेस हैं और रेजिन सीमेंट्स हैं। इसमें से हम अगर ये देख लें कि लाइनर्स के तौर पे कौन से सीमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, तो नाउ लेट्स सी द सीमेंट्स व्हिच आर यूज्ड एज लाइनर्स। दे आर जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल जो कि जिंक ऑक्साइड बेस्ड सीमेंट है। देन वी हैव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हिच इज अ मिसलेनियस सीमेंट, ठीक है। सीमेंट्स 3 तरह के हैं, जिंक बेस्ड, नॉन जिंक बेस्ड या मिसलेनियस। उनमें से जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एज लाइनर मटेरियल्स यूज होते हैं। लाइनर मटेरियल्स हमेशा 0.5 माइक्रोमीटर की थिकनेस में लगाए जाते हैं एंड दे आर लेस थिन एंड दे आर लेस स्ट्रॉन्ग।
ठीक है, ये पल्प को सेडेट करते हैं, ये पल्प को सुकून देते हैं, इनकी वजह से सेंसिटिविटी नहीं हो सकती। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सेकेंडरी डेंटिन और टर्शियरी डेंटिन फॉर्मेशन को एनहेंस करता है। आपको पता है कि रेपरेटिव डेंटिन अगर कहीं से केरीज होती है या इस तरह से होता है कि केरीज डीपली जा रही है तो रेपरेटिव डेंटिन बनने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये एक्चुअली इस प्रोसेस को प्रमोट करता है और कैविटी को फर्दर डीप डाउन होने से रोकता है। बेसिस मैंने आपको बताया कि मैकेनिकल थर्मल सपोर्ट देती हैं और स्ट्रेसेस को रिड्यूस करती हैं, वो स्ट्रेसेस जो आपकी रेस्टोरेशन से डायरेक्ट पल्प तक आते हैं। ठीक है जी, बेसिस में हम जिंक फॉस्फेट यूज़ करते हैं, जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट यूज़ करते हैं और ग्लास आइनोमर सीमेंट्स यूज़ करते हैं। दीज आर द बेसिस, दीज आर द मटेरियल्स which are more strong than the liners. ठीक है, नाउ इसके बाद हम अगर कैविटी वार्निशेस को देखें तो उनको हम सोल्यूशन लाइनर्स भी कहते हैं। ठीक है जी, इनको हम सोल्यूशन लाइनर भी कहते हैं और सोल्यूशन लाइनर्स जो हैं वो एक्चुअली एमालगम के नीचे लगाए जाते हैं। ठीक है, एमालगम में सेटिंग कॉन्ट्रैक्शन होती है और उससे उसके मेटालिक आयंस जो हैं वो रिलीज होती हैं। शैलो कैविटीज़ में हमें थर्मल इंसुलेशन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन शैलो कैविटीज़ अगर हमारे पास एमालगम के साथ आए तो फिर कैविटी वार्निश लगानी पड़ती है। कैविटी वार्निश लगाने से ये होता है कि जो कोरोजन प्रोडक्ट्स हैं एमालगम के वो नीचे पल्प तक नहीं जा सकते। ठीक है, 2 से 5 माइक्रोमीटर की थिकनेस में इनको लगाया जाता है। ठीक है, और दे आर यूजुअली कंपोज्ड ऑफ रेजिन्स। ये देख लीजिए कि हमारे पास ये डेंटिन है, ये पल्प है, ये डेंटल एमालगम की पूरी ऊपर केबल लगी है। अब हम कैविटी की बेस पर इस तरह से लगाएंगे। ये बेस ऑफ द कैविटी आपके दांत की बेस है, ये देखिए। ठीक है, और ये दीवारें हैं, ये वॉल्स है दांत। ठीक है, ये आपका एक्चुअली दांत है, दिस इज योर टूथ। आपके टूथ में डेंटिन का एरिया, पल्प का एरिया, एनामल का एरिया जो है ये आपका कहना चाहिए कि जो एक्वेरियस एरिया है वो ये है। यहाँ पर सारी आपने कैविटी लगा दी, लेकिन कैविटी बना दी और एमालगम लगा दिया, मगर उससे पहले आपने रेड लाइन जो है इस तरह से कैविटी वार्निश अप्लाई कर देना है। अब क्या है कि आपका डेंटिन भी और आपका पल्प ये दोनों सिक्योर हो गए, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Materials which are used as cavity varnish, they are mainly composed of resins. इनमें कोपल resins होते हैं और resins को डिजोल्व किया गया होता है या तो ईथर में या एल्कोहल में या एसीटोन में। ईथर, एल्कोहल और एसीटोन, क्या मुझे कोई बता सकता है कि इन तीन मटेरियल्स की, इन तीन कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टी है? एल्कोहल, ईथर या एसीटोन किसी भी चीज़ में अगर हो तो क्लास व्हाट इज योर थिंकिंग अबाउट दीज सॉल्वेंट्स? Ether, acetone and alcohol. I've got one response. Yes, very good, Umair. They are volatile. They evaporate very easily. Very good, Sirat and Umair. They are volatile and they evaporate easily. इसका ये मतलब है कि इन्हें जब भी बेस पे लगाया जाता है तो ये इनमें से इनकी सॉल्वेंट्स जो हैं वो तो फौरन evaporate हो जाते हैं, पीछे वो रेजिन रह जाता है 10% जिसकी हमें ज़रूरत है। इसको इस तरह से लगाने का मकसद है कि रेजिन को अकेले लगाया नहीं जा सकता, इसके लिए कोई ना कोई व्हीकल चाहिए। अगर इसे पानी में या किसी वाटर बेस्ड चीज़ में मिक्स करके लगाया जाए तो वो आपके रेजिन को थिन कर देगी और उसको वीक कर देगी। तो हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए होती है जो एक्चुअली खुद तो बाद में इवेपोरेट हो जाए, लेकिन आपका एक्चुअल इंग्रेडिएंट, एक्चुअल कंपोनेंट जो है उसको वहीं पे इंटैक्ट रहने दें। So the resin is dissolved in either ether, alcohol or acetone, and this formulation is used to make cavity varnishes. Varnishes are applied at the base of the cavity of amalgam restorations, and they actually prevent corrosion products to go down towards pulp dentine complex. ठीक है जी, I hope this is clear right now. For कैविटी वार्निश एप्लीकेशंस आपने तो देख लिया कि ये एक सील बना रहे हैं एमालगम के इर्द गिर्द। ठीक है जी, ताकि केमिकल्स उसको पेनिट्रेट ना करें
और वो केमिकल्स बाद में पल्प को इरिटेट ना करें। ठीक है, कैविटी पॉलिश सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन दे सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन थर्मल इंसुलेशन नहीं दे सकती, क्योंकि इसको बहुत थिन लेयर्स में अप्लाई किया जाता है। कैविटी पॉलिश का वाहिद काम ये कि सिर्फ ज़रा सा सील कर दे उस एरिया को बस, क्योंकि ये बहुत बहुत थिन लेयर में लगती है। Cavity varnishes are contraindicated in glass ionomer cement restorations. अब ये बात आप याद रखें, मैं कैविटी लाइनर, बेस और वार्निश की बात कर रही हूँ। ये सब की सब चीज़ें डेंटल सीमेंट्स में आती हैं। अगर आपसे ये सवाल हो कि जी ऊपर आपकी ग्लास आइनोमर सीमेंट की रेस्टोरेशन है तो नीचे क्या आप कैविटी वार्निश लगा सकते हैं, तो आप सोचेंगे जी कैविटी वार्निश तो खुद सीमेंट है, तो रेस्टोरेशन कैसे सीमेंट की होगी? तो याद रखिए कि रेस्टोरेशन सीमेंट्स की भी हो सकती है। नीचे बेस लाइन है, ये वार्निश तो सीमेंट होगा ही होगा, लेकिन जो ऊपर ओवरलाइंग रेस्टोरेशन है दैट कैन आल्सो बी मेड ऑफ डेंटल सीमेंट। डेंटल सीमेंट्स में हमारे पास ग्लास आइनोमर सीमेंट है, रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आइनोमर सीमेंट्स हैं, जिन्हें एज रेस्टोरेशन भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये भी याद रखिए कि एक ही सीमेंट एज ए रेस्टोरेशन भी इस्तेमाल होता है और एक ही सीमेंट एज बेस या लाइनर भी इस्तेमाल हो सकता है। उसमें ये होता है कि बेस या लाइनर में जो सीमेंट इस्तेमाल होता है उसके पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है और उसमें उसका लिक्विड ज़्यादा डलता है, लेकिन जो सीमेंट्स रेस्टोरेशन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं उनमें लिक्विड कम डलता है जब उन्हें मिक्स किया जाता है और उनका पार्टिकल साइज ज़्यादा होता है। Cavity varnishes are not indicated for glass ionomer cement and resin composites because they hinder with their setting reaction. When they hinder with their setting reaction, तो क्या होगा कि ना तो आपका ग्लास ionomer cement हार्ड होगा तो पेशेंट रूम में फिलिंग करेंगे, ना ही रेजिन कॉम्पोजिट हार्ड होगा। इसी तरह से डेंटिंग एमालगम बॉन्डिंग एजेंट्स जो हैं, एमालगम जब लगाया जाता था तो एक ज़माने में उसके नीचे लगाने के लिए एमालगम बॉन्डिंग एजेंट को इंट्रोड्यूस कराया गया था कि ताकि वो एमालगम को दांत के साथ चिपका दें और आपको दांत को ज़्यादा ना काटना पड़े। लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग और इतना ड्यूरेबल सिस्टम नहीं रहा, इसलिए इसको कमर्शली बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं किया गया। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए बॉन्डिश को नहीं इस्तेमाल किया जाता, क्योंकि इन सब चीज़ों में रेजन्स हैं और रेजन्स को और वार्निश में भी चूंकि कोपल रेजन है तो वार्निश की वजह से इन सब का सेटिंग रिएक्शन जो है वो इनहिबिट हो जाता है। ठीक है जी, अब हमारे पास अब अगर हम क्लासिफिकेशंस में देखें तो हमारे पास जी क्लास वेट अ मिनट प्लीज, आई थिंक कुछ इशू आया, आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर द स्क्रीन अगेन, प्लीज वेट। I'm just going to share the screen right now. Just please wait. इरशाद, प्लीज वो देखने पता नहीं कैसे वो मैंने स्क्रॉल किया तो इसको मैं देखिए स्क्रीन शेयर ऑप्शन जो है वो अफेक्ट जी। वी आर बैक नाउ। Cements are based on the basis of their liquid classification, which is based on the basis of the liquid used in the cement. Cements are available in powder and liquid form. ठीक है, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि डेंटल सीमेंट्स अपने कॉम्पोजिट्स देखे थे वो एक सिरिंज की फॉर्म में आते थे। आपने एमालगम देखा था, उसका पाउडर एक बॉटल में था और साथ मर्करी दूसरी बॉटल में था।
इस तरह आपने एल्जिनेट देखा, उसको एक पाउडर की फॉर्म में था, पानी हम मिक्स करते तो उसको मिक्स कर लेते थे, ये फॉर्मुलेशन कहलाती है। सीमेंट्स किस तरह की फॉर्मुलेशन में आते हैं, वो या तो पाउडर होता है और उसके साथ एक छोटी सी बॉटल में उनका लिक्विड होता है। लिक्विड कोई डाइल्यूट एसिड भी हो सकता है, ये लिक्विड जो है वो आयनाइज्ड वाटर भी हो सकता है, ठीक है। या फिर सीमेंट्स जो हैं वो एक ही पाउडर फॉर्म में आते हैं और कहते हैं कि जिनको पानी के साथ मिक्स कर लें। उसमें क्या होता है कि लिक्विड जो है पाउडर के साथ फ्रीज्ड ड्राइड फॉर्म में होता है, आपने सिर्फ पानी मिक्स करके उसको थोड़ा सा सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी देखनी है। तो सीमेंट्स विच आर वाटर बेस्ड सीमेंट्स, दे इंक्लूड रेजिन, ग्लास आइनोमर सीमेंट, resin modified glass ionomer cement, zinc phosphate cements and zinc polycarboxylate cements। ये सीमेंट्स हैं जो पाउडर की फॉर्म में आते हैं और उनके साथ इनका लिक्विड आयनाइज्ड वाटर अलग आता है, या फिर मैन्युफैक्चरर ये कहते हैं कि आप उसको सादे पानी के साथ मिक्स कर लें। उनका लिक्विड जो है दैट इज मेनली एसिडिक सोल्यूशन एंड पाउडर इज बेसिक इन नेचर। और जो एसिडिक सोल्यूशन है लिक्विड का, उसको अमूमन फ्रीज और ड्राई करके पाउडर के साथ मिक्स कर दिया जाता है। तो these सीमेंट्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल्स, और इनको ऑटो मिक्सिंग डिवाइस के साथ भी मिक्स किया जा सकता है। वाटर बेस्ड सीमेंट्स को हम एज बेसिस, एज ल्यूटिंग एजेंट्स एंड एज टेम्पररी और परमानेंट रेस्टोरेशन इस्तेमाल करते हैं। इनमें कौन कौन से सीमेंट्स हैं, इसमें ग्लास आयनोमर सीमेंट है, इसमें रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आयनोमर सीमेंट है, इसमें जिंक फॉस्फेट एंड जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट है। इन सब के सब सीमेंट्स की रीजनेबल स्ट्रेंथ होती है। नेक्स्ट कैटेगरी इज ऑफ ऑयल बेस्ड सीमेंट्स, जिसमें हमारे पास जिंक ऑक्सीडिजनॉल सीमेंट्स आते हैं एंड नॉन जिंक ऑक्सीडिजनॉल बेस्ड सीमेंट्स। ये बेसिकली एक ही सीमेंट है, ठीक है। इसमें इसमें जो लिक्विड कंपोनेंट है यूजिनॉल का, दैट इज रिप्लेस्ड विद कार्बोक्सिलिक एसिड और एनी अदर ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है जी। ऑयल बेस्ड सीमेंट्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं हाई स्ट्रेंथ बेसिस में। मैंने आपको बताया बेस स्ट्रॉन्ग है और लाइनर कम स्ट्रॉन्ग है। दे आर यूज फॉर हाई स्ट्रेंथ बेसिस, दे आर यूज एज पल्प कैपिंग एजेंट्स। पल्प कैपिंग एजेंट्स इस तरह इस्तेमाल होते हैं कि आपके पेशेंट के मुंह में केरीज है और वो केरीज बहुत डीप है, वो इतनी डीप है कि वो बिल्कुल पल्प के करीब करीब है। आपको खौफ है कि अगर आप उस केरीज को रिमूव करना शुरू करेंगे तो एक्सीडेंटली आप पल्प के करीब बिल्कुल पहुंच जाएंगे। ऐसे केस में कहते हैं कि सारी केजेस रिमूव करके पल्प कैपिंग एजेंट लगा दिया जाता है। ये पल्प कैपिंग एजेंट्स जो हैं वो सेकेंडरी डेंटिन फॉर्मेशन को एनहेंस करते हैं। फिर ऑयल बेस्ड सीमेंट्स जो हैं वो टेम्पररी रेस्टोरेशन के लिए भी लगाए जाते हैं, रूट कैनाल सीलर्स के लिए भी लगाए जाते हैं। इसी तरह कुछ जिंजिबल सर्जरी हुई भी, गम्स की कोई सर्जरी पेशेंट, कुछ पेशेंट्स होते हैं जो फेनिक्विन लेते हैं तो उनकी गम्स बहुत ज़्यादा सूज जाते हैं। ऐसे केसेस में इतने ज़्यादा सूजे हुए गम्स के लिए सर्जरी करनी पड़ती है। उसके बाद जो सर्जिकल पैक्स लगाए जाते हैं, जो वहाँ पट्टी की जाती है, उसमें जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल होता है, ठीक है जी। ऑयल बेस्ड सीमेंट्स अमूमन सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। फिर थर्ड कैटेगरी जो है वो रेजिन बेस्ड सीमेंट्स की है, जिनमें रेजिन होता है। उनमें एक तो कॉम्पोजिट वाले सीमेंट्स आते हैं। कॉम्पोजिट्स एज अ सीमेंट भी इस्तेमाल होता है, कॉम्पोजिट एज अ रेस्टोरेशन भी इस्तेमाल होता है। जो रेस्टोरेशन के लिए इस्तेमाल होता है उसे हम कॉम्पोजिट्स कहेंगे, और जो सीमेंटेशन के लिए इस्तेमाल होता है उसे हम रेजिन सीमेंट कहेंगे, ठीक है जी। मगर रेजिन सीमेंट और रेजिन रेस्टोरेशन या कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन में फ़र्क ये है, तो उसमें फिलर ज़्यादा होते हैं कॉम्पोजिट्स में, जो फिलिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और जो सीमेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है उसमें फिलर्स कम होते हैं, उसमें रेजिन ज़्यादा होता है, वो थोड़ा ज़्यादा फ्लोई है, ठीक है। ये रेजिन बेस्ड सीमेंट्स भी रेस्टोरेशन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और ल्यूटिंग पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है जी। जो रेस्टोरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं मैंने आपको बताया कि वो कॉम्पोजिट्स होते हैं, और जो आपके ल्यूटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको हम सीमेंट्स कहते हैं। डेंटल सीमेंट्स मैंने आपको बताया कि या तो कंपोजिशन की तरह अगर हम क्लासिफाई हमने कर लिया था इसको, तो वो होते हैं जिंक बेस्ड, नॉन जिंक बेस्ड या मिसलेनियस सीमेंट्स। 3-4 तरह की क्लासिफिकेशन। आई नो इट्स अ बोरिंग चैप्टर और थोड़ा सा मोनोटनस भी है, इसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें इसको इस तरह से ही चलना है। डेंटल सीमेंट्स मैंने आपको बताया है कि वो जिंक बेस्ड, नॉन जिंक बेस्ड या मिसलेनियस होते हैं। इसके अलावा डेंटल सीमेंट्स या तो उनके लिक्विड की बेस पर उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है, ऑयल बेस्ड, वाटर बेस्ड या रेजिन बेस्ड, ठीक है जी। ये दो सिस्टम्स हैं जो क्लासिफिकेशन के इस्तेमाल होते हैं। ये हमारे सामने जिंक बेस्ड सीमेंट्स हैं, या आप देख लीजिए कि इसमें जिंक फॉस्फेट है सीमेंट, जिंक यूजिनॉल
जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट एंड जिंक पॉली कार्बोक्सिलेट सीमेंट। थर्ड जो है हमारे पास वो एल्यूमिनो सिलिकेट सीमेंट्स आते हैं, सॉरी सेकंड जो है वो एल्यूमिनो सिलिकेट पाउडर या आप कह लें कि नॉन जिंक बेस्ड सीमेंट्स आते हैं। नॉन जिंक बेस्ड सीमेंट्स हमारे सिलिकेट सीमेंट्स आते हैं और ग्लास आइनोमर सीमेंट्स होते हैं। इन दोनों में हमारे पास एल्यूमिनो सिलिकेट ग्लास पाउडर होता है। आपके पास एग्जाम में ये भी क्वेश्चन देखें, आपके पास ग्लास आइनोमर का सवाल दो तीन तरीकों से आ सकता है। आपको ये भी सवाल आ सकता है कि एल्यूमिनो सिलिकेट बेस सीमेंट्स के नाम लिखें, ठीक है, नंबर वन। या फिर आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि जी ऑयल बेस वाटर बेस्ड सीमेंट्स के नाम लिखें। ग्लास आइनोमर वाटर बेस्ड सीमेंट्स में भी आता है और नॉन जिंक बेस्ड सीमेंट्स में भी आता है, ठीक है। या फिर ये सवाल हो सकता है कि फ्लोराइड रिलीजिंग सीमेंट के नाम लिखें, उसमें भी ग्लास आइनोमर सीमेंट आता है। या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे सीमेंट्स के नाम लिखें जो दान के साथ केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, तो भी ग्लास आइनोमर सीमेंट का नाम आता है। यानी एक ही क्वेश्चन को ट्विस्ट करके मुख्तलिफ तरीकों से पूछा जा सकता है। सीमेंट्स के सेक्शन का टेस्ट आपका प्रॉबेबली अगर होगा भी तो वो जुलाई में होगा। फिलहाल जून में जो आपके लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट जा रही हैं वो इस वक्त वही कास्टिंग के चैप्टर्स हैं और आपके मेटल्स के चैप्टर्स हैं। बस आई जस्ट वांट टू टेल यू कि जून के महीने में आपका इन्वेस्टमेंट का टेस्ट नहीं है। जून में आपका आई एम जस्ट गोइंग टू गिव द ब्रेक राइट नाउ। थोड़ा सा आपको सिर्फ टेस्ट की तरफ इसलिए मैं लेके जा रही हूँ, थोड़ा सा आपको ब्रेक मिले और आप थोड़ा रिलैक्स हो जाएं। जून के मंथ में जो आपका सिलेबस है टेस्ट का, उसमें जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूँ। उसमें कास्टिंग है पहले आएगा और डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड है, नोबल मेटल एलॉयज हैं, रॉट मेटल सॉरी नोबल मेटल एलॉयज हैं और बेस मेटल एलॉयज हैं। इट वॉज सजेस्टेड इनिशियली कि टेस्ट को दो सेक्शंस में डिवाइड किया जाए, जैसे आपका इंप्रेशन मटीरियल्स और जिप्सम का टेस्ट हुआ था। तो एक वीक आपका कास्टिंग प्रोसीजर का और नोबल मेटल एलॉयज का टेस्ट हो जाएगा और एक वीक आपका उमेद आई लेट यू नो वी हैव अ मीटिंग इन DME टुमारो रिगार्डिंग योर टेस्ट। कल डिसीजन हो जाएगा मेरे ख्याल में कि टेस्ट कब है, लेकिन मेरे हिसाब से जो आपका टेस्ट बनता है वो 5th को ही बनता है, 5th या 6th को बनता है, क्योंकि 30th को आपका कम्युनिटी का टेस्ट है। तो राइट आफ्टर 1 वीक ऑफ दैट टेस्ट जो टेस्ट आएगा वो डेंटल मटीरियल्स का ही बनता है, क्योंकि पहला टेस्ट हमारा ही होता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि खैर जो भी पहला टेस्ट आपका आएगा उसके सिलेबस में मैंने आपको कल कास्टिंग और इन्वेस्टमेंट्स कहा था, बट आई रीचेक द शेड्यूल। इट्स नॉट कास्टिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स, इट एक्चुअली आपका जो टेस्ट है वो आ रहा है कास्टिंग का और नोबल मेटल एलॉयज का। तो इसका थोड़ा सा सिलेबस कम हो गया और जो दूसरा टेस्ट आपका होगा फॉरन नेक्स्ट वीक में या उससे एक वीक के बाद वो होगा, तकरीबन या 2 वीक छोड़ के होगा, वो होगा नोबल मेटल एलॉयज और डायरेक्ट फिलिंग। ठीक है जी, इसको इस तरह से डिवाइड किया जाएगा। जी आई नो 30th को आपका कम्युनिटी का टेस्ट है, इट्स ऑन 30th, लेकिन उसके फ़ौरन बाद एक हफ्ते के बाद जो टेस्ट आएगा वो आपका डेंटल मटेरियल्स का होगा। अगर इस चीज़ को यूं ही प्लान किया गया कि टेस्ट फ़ौरन शुरू होंगे तो जो भी नेक्स्ट टेस्ट आएगा है वो फिर आपको, अच्छा आपको 30th को कम्युनिटी का टेस्ट नहीं है। व्हेन इज़ योर टेस्ट ऑफ कम्युनिटी, कब है? तो 30th को माइक्रोबायोलॉजी का है। क्यों ये टेस्ट आपके आगे हो गए? क्योंकि मेरे पास जो टेस्ट शेड्यूल है उसमें तो हमारे पास 30th को ही कम्युनिटी का टेस्ट था। इस वीक में कोई टेस्ट आपका डिले हुआ है? इन वीक्स में लास्ट वीक आपका आई थिंक बिहेवियरल साइंसेस का टेस्ट था, तो कुछ आपका कोई टेस्ट आपका डिले हुआ है? ईद वेकेशंस जो आपकी हैं, अच्छा ईद वेकेशंस आपकी 22 से लेके 26 तक ही मेंशन की गई हैं। ठीक है, ठीक है, इट्स फाइन इफ इट्स नॉट ऑन 30th, कम्युनिटी अगर 30th को नहीं है तो डेफिनेटली फिर आपका टेस्ट आपका जो तकरीबन आएगा वो सेकेंड वीक ऑफ जून में आएगा। ठीक है, वो तकरीबन सेकेंड वीक ऑफ जून में आएगा, सेकेंड वीक या थर्ड वीक, दो में हम डिवाइड कर रहे हैं इसको। ठीक है जी, जी इट्स ऑल राइट, नो प्रॉब्लम उमेद। वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस टेस्ट इन टू सेक्शंस, क्योंकि अगर ये सारा मेटल्स और कास्टिंग्स एक में ही होता फिर आप बहुत परेशान हो जाते। मैं आपको बता दूं कि जो जून में आपका टेस्ट है उसमें रॉट एलॉयज नहीं है, उसमें कास्टिंग और कास्टिंग एलॉयज हैं सारे। ठीक है, रॉट ये जो स्टेनलेस स्टील वगैरह हमने पढ़ा था वो नहीं है। अगर आपका यही शेड्यूल रहा कि हर वीक एक टेस्ट होगा तो उस हिसाब से वो टेस्ट आपका फिर जुलाई में आता है। ठीक है, तो ठीक है, वी आर एक्चुअली अहेड ऑफ आवर सिलेबस, हम पहले ही अच्छा जा रहे हैं, अच्छे पेस पे जा रहे हैं।
तो हमारे पास रेपिटेशन का रिविजन का टाइम बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है जी, लेट्स गो बैक टू द सेक्शन ऑफ सीमेंट्स अगेन। हम बात कर रहे थे सीमेंट्स 3 तरह के हैं कंपोजिशन के बेस पे, जिंक बेस्ड, नॉन जिंक बेस्ड एंड मिसलेनियस सीमेंट्स। अगर हम उनके व्हीकल या लिक्विड की बेस पे बात करें तो फिर हमारे पास वाटर बेस्ड और ऑयल बेस्ड और रेजिन बेस्ड सीमेंट्स होते हैं। ठीक है, जिंक बेस्ड सीमेंट्स तो वो हैं जो जिंक ऑक्साइड यूजोनॉल बेस्ड हैं, लेकिन जो एल्यूमिनो बेस्ड सीमेंट्स हैं उनको हम नॉन जिंक बेस्ड सीमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि इन दोनों में हमारे पास एल्यूमिनो सिलिकेट पाउडर होता है और कोई भी लिक्विड एसिड एज अ लिक्विड होता है। उस पाउडर पार्टिकल्स को उस लिक्विड एसिड के एक ड्रॉप के साथ या 2 ड्रॉप्स के साथ मिक्स कर लिया जाता है। अगर आप रेस्टोरेशन लगा रहे हैं, फिलिंग लगा रहे हैं, तो 1 स्कूप ऑफ पाउडर 1 ड्रॉप ऑफ लिक्विड यूज होता है। और अगर आप लाइनर या वार्निश बेस लगा रहे हैं तो फिर ये होता है कि जी 2 ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड और 1 स्कूप ऑफ पाउडर इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, मिसलेनियस सीमेंट्स, ये जरा नाम एक दफा दोबारा देख लें सीमेंट्स के। जिंक फॉस्फेट, जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट। अब आप ये देख लीजिए कि जो जिंक ऑक्साइड बेस्ड सीमेंट्स हैं उनमें जिंक फॉस्फेट और जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट्स आते हैं। ठीक है, और इसके साथ इसमें जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट भी आता है। यूजिनॉल के लिक्विड में यूजिनॉल होता है एज अ लिक्विड, और इन दोनों के लिक्विड में एसिड एज अ लिक्विड होता है। दूसरी टाइप आ जाती है नॉन जिंक या एल्यूमिनो सिलिकेट कंटेनिंग सीमेंट्स। इनमें सिलिकेट सीमेंट्स और ग्लास आयनोमर सीमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है जी, अब जो नेक्स्ट असाइनमेंट मैं आपकी दूंगी आपको वो ये है कि जी आपने ये वाटर बेस्ड, ऑयल बेस्ड और रेजिन बेस्ड, इसी तरह से जिंक बेस्ड और नॉन जिंक बेस्ड सीमेंट्स के नाम स्टिकी नोट्स पे लिखने हैं और लिख के आपने मुझे टेक्स्ट करने हैं। मुझे नहीं, आपने उमैद को करना है, व्हाट्सएप उमैद पे मुझे सेंड करना है। इन चीज़ों को लिखवाने का मकसद है कि जब आप इन्हें खुद सॉर्ट आउट करके लिखेंगे तो आपके जहन में खुद ब खुद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वरना ये कि मैं लाख यहाँ बोलती रहूँ, चीज़ों के नाम बोलती रहूँ, आपको बात नहीं समझ आएगी जब तक आप उसे लिखेंगे नहीं और उसे सॉर्ट आउट नहीं करेंगे। तो पहला तो जो आपके लिए चैलेंज है वो नाम याद करना है। ठीक है जी, अब एक और क्लासिफिकेशन है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी चीज़ें, कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं इसके अंदर, और हमें सब कुछ इसलिए ऐड करना पड़ता है कि यूएचएस में क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है। फिर एक और क्लासिफिकेशन आती है सीमेंट्स की, वो जो ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लिनिकल यूज आती है। क्लिनिकल यानी किस तरह की सिचुएशन में इस्तेमाल किया जाता है। ल्यूटिंग एजेंट लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हम क्राउन या ब्रिज को लगाते हैं दान के साथ। टेम्प्रेरी या इंटरिम रेस्टोरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे क्राउन लगाया तो बीच में जो विजिट्स पे आएगा पेशेंट आपके पास और अभी क्राउन नहीं बनकर आया तो आप इंटरमीडिएट या टेम्प्रेरी रेस्टोरेशन के लिए इन सीमेंट्स को इस्तेमाल करेंगे। सर टेम्प्रेरी इंटरमीडिएट रेस्टोरेशन वहाँ भी होती हैं कि जिन्होंने रूट कैनाल कराई है, उन्होंने देखो कि वो हर दफ़ा जाते हैं पेशेंट, डॉक्टर दोबारा फिलिंग को खोलता है और खोल के दोबारा पल्प को और कैनाल को साफ करता है, और जो फिलिंग खुलती है वो इंटरमीडिएट सीमेंट की बनी हुई होती है। बिकॉज अगर आप परमानेंट सीमेंट की फिलिंग लगा देंगे तो वो नेक्स्ट टाइम रिमूव नहीं होगी। रूट कैनाल अमूमन 1 से 1.5 हफ्ते में कंप्लीट होता है, डिपेंड्स कि कितनी इन्फेक्शन हुई हुई है पल्प में, इस वजह से वहाँ इंटरिम रेस्टोरेशन लगानी पड़ती है। फिर डेंटल सीमेंट्स को इस्तेमाल किया जाता है एज बेसिस, फिर एज पल्प कैपिंग एजेंट्स जो सेकेंडरी डेंटिन फॉर्मेशन को एनहेंस करते हैं। अगर आप की केरीज बहुत डीप है और बिल्कुल पल्प डेंटिन कॉम्प्लेक्स के करीब पहुंच गई है। फिर डेंटल सीमेंट्स को, क्योंकि ये एस्थेटिक्स भी इनकी थोड़ी सी बेहतर होती है, इनको एंटीरियर टीथ रेस्टोरेशन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। अब नहीं किया जाता, कम किया जाता है। अब कॉम्पोजिट ने इनकी जगह बहुत ज़्यादा ले ली है, लेकिन इनको बहरहाल यूज़ किया जा सकता है। फिर गम्स की ड्रेसिंग्स के लिए पेरिडोंटल पैक्स के तौर पे भी इनको यूज़ किया जाता है, जिसमें जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल है। और रूट कैनाल जब होती है तो रूट कैनाल के बाद अगर पेशेंट का दांत बिल्कुल ख़त्म हो चुका है तो पहले उसकी बॉल्स बनाई जाती हैं। बॉल्स बनाने के लिए बीच में दांत के दरमियान एक स्क्रू लगाया जाता है जिसको पोस्ट कहते हैं, वो मेटल का होता है। उस पोस्ट के इर्द गिर्द एक कोर बिल्डअप मटीरियल लगाया जाता है, वो भी सीमेंट्स का बनता है, और इस सब के ऊपर फिर क्राउन लगाया जाता है। ये ल्यूटिंग एजेंट्स वाले सीमेंट्स के नाम हैं, एक दफ़ा गौर से आप स्लाइड देख लें। These are the luting agent cements names. ठीक है, इनके नाम देख लें, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मैंने आपको नाम देखने को इसलिए कहा कि ताकि थोड़ा सा आपका फोकस बने, आपको नींद डेफिनेटली आ रही होगी, अगर आ भी रही है तो जब आप स्लाइड को पढ़ेंगे तो थोड़े से आप अटेंटिव हो जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट इन द क्लास सेटिंग। अगर हम क्लास सेटिंग में होते तो मैं आप सबको कहती कि इसको लाउडली रीड करें। जस्ट रीड द नेम्स ऑफ दीज सीमेंट्स। जो क्राउन को, ब्रिज को
और इम्प्लांट को पेशेंट के मुंह में दांत के साथ अटैच करने के काम आते हैं। ल्यूटिंग सीमेंट्स या ल्यूटिंग एजेंट्स या फिर सीमेंटिंग एजेंट्स। ठीक है जी। वी हैव जिंक फॉस्फेट, वी हैव जिंक सिलिकोफॉस्फेट, वी हैव zinc polycarboxylate, we have glass ionomer cement, and then we have resin cement. जो सीमेंट्स रेस्टोरेशन टेम्पररी रेस्टोरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं उनके नाम भी गौर से पढ़ लें। मैं पॉज इसलिए दे रही हूँ कि नाम आप खुद पढ़ लें, फिर मैं रिपीट कर दूंगी। ठीक है जी। सो वी हैव जिंक फॉस्फेट सीमेंट्स, वी हैव जिंक ऑक्साइड इथेनॉल सीमेंट्स, we have zinc polycarboxylate cements, and we have glass ionomer cements. It's an introductory lecture on dental cements, इसलिए में बार बार मुख्तलिफ सीमेंट्स का नाम आ रहा है। अगले सेक्शंस में हम वन बाय वन एक सीमेंट उठाया करेंगे, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़, फिर उसकी कॉम्पोजिशन, उसका सेटिंग रिएक्शन, उसकी क्लिनिकल एप्लीकेशंस, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो इसमें बार बार इन चीज़ों की बात हो रही है। अब ये देख लीजिए कि कौन से सीमेंट्स हैं जो बेसिस के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, कैन यू आंसर प्लीज वन क्वेश्चन ऑफ माइन। आप इसमें देखिए जो इसमें 4 सीमेंट्स के नाम लिखे हैं, इनमें से कोई सीमेंट ऐसा है जो एज लाइनर या एज ल्यूटिंग एजेंट भी इस्तेमाल होता है? नाम आपको बेशक ना याद हो, लेकिन आपको लगता है ये नाम आपने भी पहले वाली स्लाइड्स में भी पढ़े हैं। जी जी उसामा, यू आर राइट कि आपने इनके नाम पढ़े हैं। आपने जिंक फॉस्फेट का नाम पढ़ा होगा अभी, क्योंकि जिंक फॉस्फेट जो है वो यूज़ करते हैं हम ल्यूटिंग एजेंट में। ठीक है, लेट मी चेक, वेट प्लीज, एक मिनट। ये देखिए, ठीक है, ये जिंक फॉस्फेट, यहाँ भी जिंक फॉस्फेट, जो कि इंटरम रेस्टोरेशन भी है और जो कि ल्यूटिंग एजेंट भी है। अब यहाँ मुझे बताइए, यहाँ आपने ग्लास आइनोमर सीमेंट का नाम देखा है। ये ग्लास आइनोमर सीमेंट जो है ये ल्यूटिंग इंटरमीडिएट रेस्टोरेशन या सीमेंट बेसिस में इसका नाम आता है। इसका नाम अगली 2 स्लाइड्स में रिपीट हुआ है, सोच के बताइए। मुझे लगता है बहुत कम बच्चे जाग रहे हैं इस वक्त, बहुत कम। नींद तो बेटा आ रही है, आप सबको आ रही है, लेकिन ये है कि इस वक्त इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना ज़रूरी है। ठीक है, दिस ग्लास ionomer cement is being used, जी रोशीन एंड अमीना, वेरी गुड, यस। ग्लास ionomer cement को इंटरमीडिएट रेस्टोरेशन के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, और अगर आप देखें इनको बेसिस के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। ये जो मैं आपको डिब्बे या ये बॉक्सेस दिखा रही हूँ, या ये जो कनेक्टिंग इस तरह की जो स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखा रही हूँ, इसका मकसद ये है कि आपको सीमेंट्स के नाम एटलीस्ट आज के दिन किसी दो एक या सीमेंट का नाम याद हो जाए। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है कि उस सीमेंट को टिक करें जो एज इंसुलेटिंग बेस यूज़ होता है, उस सीमेंट को टिक करें जो एज इंटरम रेस्टोरेशन इस्तेमाल होता है। डेफिनेटली जो बाकी के 4 आपके ऑप्शंस होंगे वो बेसिस के तौर पे नहीं इस्तेमाल हो रहे हैं। इट बिकम्स वेरी 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 कंफ्यूजिंग। आई थिंक कि मेरे ख्याल में मुझे आपको ये असाइनमेंट रादर देनी चाहिए कि बेसिस, लाइनर्स और लूटिंग एजेंट्स के लिए कौन कौन से सीमेंट्स इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, उसमें थोड़ी ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग है आपकी। लेट्स फॉरगेट द लास्ट असाइनमेंट जो मैंने आपको अभी बोली थी। मैंने आपसे कहा था कि आप सीमेंट्स के नाम लिखें, एक क्लासिफिकेशन के सिस्टम के इस हिसाब से उनके नाम लिखें, ऑयल बेस्ड, वाटर बेस्ड और रेजिन बेस्ड। उसको छोड़ दें। मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर है कि मंडे तक आपने मुझे बेसिस, लाइनर्स और लूटिंग एजेंट्स वाले सीमेंट्स के नाम लिख दें। ऐसे चाहे तो बॉक्स बना के लिख दें, टाइप नहीं करना, अपनी राइटिंग में लिखना है। ठीक है, एंड आई एम वेटिंग फॉर योर लास्ट असाइनमेंट विच इज़ ड्यू टुमारो। ठीक है, और वो क्या थी, मैंने आपसे कहा था कि जी 5 प्रोस्थेसिस की डेफिनेशंस लिख के दिखानी है आपने मुझे,
इनले, ऑनले, क्राउन, ब्रिज एंड इम्प्लांट। ठीक है जी। अब आगे पल्प कैपिंग एजेंट्स जो सेकेंडरी डेंटिन फॉर्मेशन को इन्हेंस करते हैं। इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम तो आपने पीछे नहीं पढ़ा, मगर जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल का नाम पीछे आपने पढ़ा है। तो बच्चा मुझे बता सकते हैं कि जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल सीमेंट का पीछे आपने क्या यूज पढ़ा है? लाइनर है, बेस है, इंटरमीडिएट रेस्टोरेशन है या ल्यूटिंग एजेंट है? जी, एनी वन ऑफ यू। जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल सीमेंट ये लाइनर के तौर पे इस्तेमाल होता है, बेस के तौर पे इस्तेमाल होता है, इंटरमीडिएट रेस्टोरेशन के तौर पे इस्तेमाल होता है या ल्यूटिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है? आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स। तुक्का लगा लें, जो आपको पता है आप मुझे बता दें। जी, अच्छा जी। सना ने कहा जी इंटरम रेस्टोरेशन। आई डू एग्री, इंटरम रेस्टोरेशन के तौर पे इस्तेमाल होता है, देख लेते हैं। और फिर किसी बच्चे ने कहा लाइनर के तौर पे इस्तेमाल होता है। उस्तामा ने कहा कि जी लूटिंग के तौर पे इस्तेमाल होता है। ताहिरा ने कहा बेस के तौर पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, अभी देख लेते हैं। मैं बता इसलिए नहीं रही कि मैं चाहती हूँ कि ये स्लाइड्स आप बार बार देखें, जितनी बार इन्हें देखेंगे आपको याद हो जाएगा। हाई स्ट्रेंथ बेसिस में हमारे पास नाम आ गया जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल का। जी, टेम्परेरी फिलिंग या इंटरमीडिएट रेस्टोरेशन उम्मीद एक ही चीज को कहते हैं। ठीक है जी। तो zinc oxide eugenol, which is used as a pulp capping agent, is also being used as high insulating base. ठीक है, and it's also being used as temporary or intermediate or interim restoration. ये तीनों नाम है, temporary, intermediate या interim। ठीक है, ल्यूटिंग एजेंट्स में जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल नहीं आता क्योंकि इसकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि ये क्राउन को दांत के साथ होल्ड कर सके या ये ऑर्थोडोंटिक ब्रैकेट को इस वायर के साथ होल्ड कर सके। ठीक है जी। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने पल्प कैपिंग के अलावा कहीं और नाम पढ़ा है इसका अभी, जो आपने एप्लीकेशंस देखी हैं सीमेंट्स की? जी, नो, गुड। जी उसामा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सिवाय पल्प कैपिंग एजेंट के और किसी और तौर पे यूज नहीं होता। इट्स नॉट बीइंग यूज्ड फॉर एनी अदर एप्लीकेशन। ठीक है जी। अब आगे हमारे पास एस्थेटिक रेस्टोरेशन। एस्थेटिक रेस्टोरेशन में हमारे पास पहला नाम आया है सिलिकेट सीमेंट्स का और दूसरा नाम आया है ग्लास आइनोमर सीमेंट्स का। तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि आपने इससे पहले सिलिकेट सीमेंट्स का नाम पढ़ा है? जो हमने अभी देखी हैं एप्लीकेशंस, उनमें कहीं भी सिलिकेट सीमेंट्स रिपीट हुआ है? जी क्लास, नहीं। सिलिकेट सीमेंट सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेशन, एस्थेटिक रेस्टोरेशन के लिए यूज होते हैं। This is a live slide of our today's lecture. ठीक है जी। आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? अभी तक आपने देखा कि वो इंसुलेटर्स हैं, सीमेंट्स बेसिस के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं, लाइनर्स के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं, रेस्टोरेशंस के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं और वो ल्यूटिंग के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। तो दिस शुड बी बायोकम्पैटिबल। पहली बात, नॉन टॉक्सिक, नॉन इरिटेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी। लाइनर बेसिस और वार्निश की डेफिनेशन मांगी जाती है। बहुत ज़्यादा आइडियल प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आता है। नॉन टॉक्सिक, नॉन इरिटेंट होना चाहिए। आपके मुंह में लगना है तो इनसॉल्युबल इन सलाइवा एंड अदर फ्लूइड्स होना चाहिए। दे मस्ट हैव वेरी गुड स्ट्रेंथ
क्योंकि ये फोर्सेस ऑफ कंडेंसेशन रेसिस्ट कर सकते हैं। इंसुलेटर्स होने चाहिए। इलेक्ट्रिक शॉक केमिकल इरिटेट करें, ये भी ज़रूरी है। एंड कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सटेंशन जो है वो दांत के जैसा होना चाहिए, क्योंकि सीमेंट्स मार्जिनल लीकेज को प्रिवेंट करते हैं। अगर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन आपके दांत का और आपके सीमेंट का एक जैसा नहीं है तो वहाँ पे गैप आ जाएगा। कहाँ गैप आएगा? आपकी रेस्टोरेशन और आपके मटेरियल के इंटरफेस में। ठीक है जी, लेट मी शो यू द इंटरफेस। ये है इंटरफेस आपका, ये आपकी रेस्टोरेशन है, ये आपका दांत है सारे का सारा। इनके दरमियान ये जो लाइन है, ये जॉइंट बन रहा है जिसपे कैविटी वार्निश लगी हुई, दिस इज इंटरफेस। सो द सीमेंट मस्ट बी द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन आपके सीमेंट का और आपके दांत का एक जैसा होना चाहिए, करीब करीब, क्योंकि डिफरेंट रेट पे एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर गैप आ जाएगा। जब यहाँ पे गैप आ जाएगा तो दिस गैप विल क्रिएट मार्जिनल लीकेज, और यहाँ से इनफ्लक्स शुरू हो जाएगा आपके बैक्टीरिया का, सलाइवा का, और दोबारा से केरीज लगना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। तो दिस वाज ऑल टुडे फॉर योर लेक्चर। आप में से कोई बच्चा कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस। आई होप मैंने बार बार चीज़ें रिपीट की हैं और मेरा ख्याल है कि इसमें याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। कन्फ्यूजन डेफिनेटली है। ये याद रखने की बात है कि एक सीमेंट मुख्तलिफ यूजेस के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। एक ही सीमेंट रेस्टोरेशन, इंटरमीडिएट रेस्टोरेशन भी हो सकता है, परमानेंट रेस्टोरेशन भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है। बेस या लाइनर के लिए जो सीमेंट्स इस्तेमाल होते हैं उनका पार्टिकल साइज कम होता है और वो ज़्यादा थिन कंसिस्टेंसी में लगाई जाती हैं। जो फिलिंग के तौर पे इस्तेमाल होते हैं उनमें उनकी कंसिस्टेंसी थिक होती है। ठीक है जी, एक तो ये बात है। दूसरी बात जो है वो ये है कि इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत इस तरह से नहीं है कि आप ये मैंने वो बॉक्सेस आपको दिखाई थी कि आपको बात एक ही सीमेंट मुख्तलिफ तौर पे इस्तेमाल होता है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड तो यू कैन आस्क मी राइट नाउ। आई एम हेयर फॉर अबाउट नेक्स्ट 4 to 5 minutes. Just let me know if you have any confusion and if you have any question in your mind. जी, कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ वार्निश उन चीज़ों के लिए जिनमें रेजन्स होते हैं। रेजन्स होते हैं ग्लास आइनोमर सीमेंट्स में, और रेजन्स होते हैं कॉम्पोजिट्स में, और रेजन्स होते हैं बॉन्डिंग एजेंट्स में। क्योंकि वार्निश रेजन्स कंटेनिंग मटेरियल्स की सेटिंग रिएक्शन को इनहिबिट करती है। जब सेटिंग रिएक्शन इनहिबिट हो जाता है तो वो मटेरियल, आपको पता है 90% मटेरियल्स फ्लोई फॉर्म में या पेस्ट फॉर्म में दांत पे लगाए जाते हैं और फिर वो वहाँ जाके हार्ड होते हैं थ्रू केमिकल रिएक्शन। अगर वार्निश उसको इनहिबिट कर दे उस सेटिंग रिएक्शन को, तो आपका मटेरियल हार्ड ही नहीं होगा पेशेंट के मुंह में। आप कहेंगे कि 25 मिनट हो गए पेशेंट के मुंह में फिलिंग, पेशेंट भी 25 मिनट मुंह नहीं खोल सकता। तो आप कहेंगे कि इतनी देर से फिलिंग की हुई लेकिन फिलिंग अभी तक हार्ड नहीं हुई। आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न। तो रीज़न कुड बी कि आप नीचे वार्निश लगा दिए और वार्निश ने उसको इनहिबिट किया हुआ है। ठीक है जी। एनीवन एल्स, एनी अदर क्वेश्चन? जी बेटा, कोई और क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं? कोई और सवाल है तो मुझसे पूछ लें। इंटरमीडिएट रेस्टोरेशंस के 3 नाम हैं, इंटरिम रेस्टोरेशंस, टेम्पररी रेस्टोरेशंस या इंटरमीडिएट रेस्टोरेशंस। ठीक है, कहीं कहीं प्रोविजनल रेस्टोरेशंस भी लिखा होता है, यानी जो थोड़े वक्त के लिए लगती हैं, या टेम्पररी रेस्टोरेशंस भी लिखा होता है। ये सब एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम हैं। I hope I'm clear. Still, you have any question in your mind, you can ask.
जी क्लास। G class, if you have any question, please let me know. I hope things are clear. ठीक है? It was an introductory lecture. कल हम बात करेंगे zinc phosphate पे और we'll see what are zinc phosphate cements and what are their properties. ठीक है जी? Thanks a lot.